सास बहू का रिश्ता ऐसा है जिसमें प्यार भी है, तकरार भी है। ऐसा लगता है कि वो साथी भी हैं और ऐसा लगता है कि एक दूसरे की दुश्मन भी है। होता है ना ऐसा, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सास ना हमारी चलने ही नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। और कभी ऐसा लगता है कि वो माँ जैसी फिक्र कर रही है। एक कन्फ्यूजन, एक कॉन्फ्लिक्ट, इस सब के साथ सास बहू का रिश्ता साल दर साल खिंचता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सास बहू के रिश्ते के बारे में। अब बहुत सारी सासें तो ऐसी होती हैं जो अपनी बहू को कंफर्ट देती हैं, उसकी नीड्स का, उसकी वांट्स का, उसके फ्रीडम का, सबका ख्याल रखती हैं, उसे स्पेस देती हैं, स्पेस टू ब्रीथ, स्पेस टू लिव, ये सब देती हैं और समझती हैं कि वो दूसरे घर से आई हुई, दूसरे संस्कारों में पली बड़ी एक ऐसी लड़की है जो यहाँ पर एक्सेप्टेंस और सपोर्ट चाहती है। वो इस बात को समझती हैं और वो उसे सपोर्ट करती हैं। वो उसकी कभी फ्रेंड, कभी मदर का रोल प्ले करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है अगर मदर इन लॉ इस तरह से सपोर्ट करे। नई बहू का वेलकम करने के साथ साथ एक सपोर्टिंग हैंड अगर मदर इन लॉ के रूप में मिल जाए तो ऐसा मानो कि डॉटर इन लॉ की बल्ले बल्ले हो गई। पर मोस्टली फैमिलीज़ में, ख़ास तौर से स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा बहुत ही कम फैमिलीज़ में होता है। मोस्टली फैमिलीज़ में डॉटर इन लॉ को मदर इन लॉ की डोमिनेंस का सामना करना पड़ता है। आज हम ऐसे ही घरों के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर मदर इन लॉ की डोमिनेंस रहती है, कुछ बॉन्डिंग इश्यूज चलते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है और रिश्ता बिटर होता रहता है। तो हम समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, अगर कोई भी मदर इन लॉ अपना होल्ड चाह रही है, पूरा कंट्रोल चाह रही है, तो उसके पीछे उसकी इनसिक्योरिटी हो सकती है, उसकी अपने बेटे को लेकर पॉसेसिवनेस हो सकती है, उसका ये फियर हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पोजीशन जो बनी हुई थी वो डगमगा जाए। हो सकता है उसके कुछ अनहील्ड ट्रॉमास हैं जो उसे उसकी मदर इन लॉ से, उसके चाइल्डहुड से कहीं पर मिले हैं। हो सकता है कि रिलेटिव्स का, फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस हो सकता है उसके कुछ कल्चरल कंडीशनिंग ऐसी हो जिसकी वजह से वो ऐसा करती है। क्योंकि हर सास बनने से पहले खुद एक बहू होती है और उसकी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो सब उसके अंदर उसकी कंडीशनिंग करते रहते हैं। अगर हम उसको एक साइकोलॉजिकल फ्रेम से देखें तो हमें समझ में आएगा कि अगर कोई मदर इन लॉ हमें बात बात पर टोक रही है या फिर हमें किसी चीज़ से रोक रही है, हमें एक्सेप्ट करने की बजाय बस हर समय कुछ ना कुछ कमी निकाल कर बदलने की कोशिश करती रहती है, तो उसके पीछे मोस्टली 99% उसके अंदर के फियर्स, इनसिक्योरिटी और उसकी पास्ट कंडीशनिंग ही डोमिनेंट रोल प्ले कर रही होती है। क्योंकि इन्हीं सबसे किसी पर्सन का नेचर, एटीट्यूड डेवलप होता है। जब हम इस चीज़ को समझते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करने का एटीट्यूड डेवलप करते हैं, समझते हैं अपनी मदर इन लॉ को। देखिए, हम जब अपने घर में होते हैं ना तो अपनी मदर को भी हमने पहले समझा ही होता है। हमारी मदर ने क्योंकि हमें जन्म दिया होता है तो हमारी मदर हमें प्यार देती है, हमें सपोर्ट देती है। माँ की डांट हम सह लेते हैं। ऐसा नहीं कि माँ हमें कभी डांटती नहीं है, माँ हमें कभी रोकती नहीं है, टोकती नहीं है, सब मन करने देती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि उस माँ ने हमें जन्म दिया होता है, हम उसी के साथ घर में रहते हैं, हम उसी के साथ धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं। वो हमें सिखा रही होती है, लाइफ लेसन दे रही होती है, कभी प्यार तो कभी फटकार लगा रही होती है। तो उस माँ से हमारा रिश्ता कुछ अलग ही होता है, एक अपनेपन की डोर होती है। इसलिए हम माँ के प्यार के साथ साथ उसकी फटकार को भी आसानी से सह लेते हैं। नाराज़गी वहाँ पर भी होती है, लेकिन थोड़ी देर की होती है, फिर एक जैसे हो जाते हैं। और हम जब हमारी माँ फ्रस्ट्रेट होकर हमें डांटती है, रोकती है, टोकती है या कभी गुस्से में बहुत कुछ भी बोल जाती है,
तो हम समझते हैं कि मम्मी आज थकी भी थी, पापा से लड़ाई हो गई थी, या दादी ने कुछ कह दिया था, मम्मी के अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हम समझने की कोशिश करते हैं। और उस डांट फटकार के, नाराज़गी के बावजूद भी हम अपनी माँ की केयर करते हैं, समझते हैं, प्यार देते हैं। पर जब हम सासू माँ की बातें करते हैं तो वहाँ पर हम उस नज़रिए से, जिस नज़रिए से माँ को देखा था, माँ एक इंडिविजुअल नज़रिए से, कि वो भी एक औरत है, उसके अंदर भी उसकी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी बहुत सारी वीकनेसेस हैं, उसके बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़, फियर्स हैं, उसके भी अपने हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उसके ऊपर सोसाइटी का, रिलेटिव्स का प्रेशर हो सकता है, या उसकी बहुत डीप कंडीशनिंग ऐसी हो सकती है। तो हम इस सब नज़रिए से देखते नहीं हैं और बस हम सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचते हैं कि ये हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अपनी चला रही है। और हम सीधा बोल देते हैं कि इतनी अपनी चलानी थी तो बेटे की शादी क्यों करी थी, अपने पास ही रख लेते, या नूना बच्चा है क्या इनका बेटा। क्योंकि हमारे ऊपर भी ना जो कंडीशनिंग हमारी हुई होती है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। हमने सासों की इमेज टीवी सीरियल से, फिल्मों से बहुत बुरी देखी होती है, जहाँ पर सास बहू पर अत्याचार कर रही है, बहू की चलने नहीं दे रही है, चाबी का गुच्छा अपने पास रख रही है, कमी निकाल रही है, कुछ ऐसी नेगेटिव प्लॉटिंग कर रही है जिसमें बहू को टॉर्चर किया जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे सीरियल्स का, बहुत सारी मूवीज़ का हम पर इम्पैक्ट होता है। फिर हमने ऐसे बहुत सारे और भी क्लोज रेफरेंसेस उठाए होते हैं, जैसे किसी फ्रेंड का एक्सपीरियंस कि उसकी सास के साथ अच्छी नहीं बनी, या फिर हमने खुद अपनी मदर का देखा होता है कि हमारी दादी ने कभी इतना अच्छा बॉन्ड बनाया नहीं उससे। और हमने आसपास ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ विटनेस की होती हैं या सुनी सुनाई होती हैं, जिससे ना हमारी ऑलरेडी एक नेगेटिव इमेज बनी हुई होती है सास से। और क्योंकि हम ऑलरेडी एक नेगेटिव इमेज कैरी करते हैं कि इस रिश्ते में तो दरार रहती ही रहती है, कभी सास माँ नहीं बन सकती, कभी वो बेटी जैसा स्वीकार नहीं कर सकती, तो एक लड़की भी जब शादी करके आती है तो वो भी ना पहले से ही थोड़ा इस चीज़ के लिए नेगेटिवली बायस होती है कि सास है तो वो ऐसा करेगी। तो बड़ा लक की बात है कि अगर कोई सास अच्छी निकल जाए, सपोर्ट करे। और उसमें भी ना हमारे बड़े अनरियलिस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं। अच्छी सास का मतलब है कि वो कभी टोके ना कपड़ों पे, हम किस वक्त उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम जो भी करें हमारी मनमानी चल जाए तो हमें लगता है कि सास अच्छी है। बैठे बैठे हमें सब चीज़ें प्रोवाइड करते तो हमें लगता है कि सास अच्छी है। हमारे पति और हमारे मैटर में बिल्कुल भी ना बोले तो सास अच्छी है। हमारे बड़े ही अनरियलिस्टिक से क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हम अपनी उस सास को फिट करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से, क्योंकि ये रियलिस्टिक तो है नहीं, अनरियलिस्टिक है, सास कभी फिट नहीं हो पाएगी। अगर यही चीज़ एक सास करेगी कि वो अपनी डॉटर इन लॉ को तभी अच्छी एक डॉटर इन लॉ मानेगी कि वो उसके नक्शे कदम पर चल रही है, जैसा वो कह रही है वैसा खा पी रही है, पहन रही है, उठ रही है, बैठ रही है, सब कुछ पूछ पूछ के कर रही है, हर समय इर्द गिर्द घूम रही है, सेवा में एक टाइम पे खड़ी है, अपनी ज़िंदगी जीना भूल कर पूरा एक कम्प्लीटली एक सेविका का रोल निभा रही है। अगर सास की भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होंगी तो कोई भी डॉटर इन लॉ उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो पाएगी। तो हमेशा ऐसा लगेगा कि ये तो सही नहीं है। सास को भी ऐसा लगेगा, बहू को भी ऐसा लगेगा। पर आज जो इस वीडियो में बात कर रही हूँ, ये मैं डॉटर इन लॉ के उससे बात कर रही हूँ कि अपनी सास को आप कैसे समझें। फिर दूसरी वीडियो में मैं सास के नज़रिए से बात करूँगी कि कैसे आप अपनी बहू को समझें। आज पहले डॉटर इन लॉ से शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आपकी सास आपको कंट्रोलिंग लग रही है, आपको लग रहा है कि बहुत ही डोमिनेटिंग सी है या बहुत ही नार्सिसिस्टिक से ट्रेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उसे ऐसे लेबल कर रहे हैं, या थोड़ा मैनिपुलेटिव कि बेटे के सामने कुछ अलग तरीके से बिहेव करती है, मेरे सामने कुछ अलग तरीके से बिहेव करती है, तो इन सब बातों को बढ़ाने की बजाय, इन सब बातों से परेशान होने की बजाय, रोज़ रोज़ शिकायतें रोने की बजाय, या अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय, या अपने पति से शिकायतें कर करके उसका चैन सुकून छीनने की बजाय, मुंह फुलाकर बैठ जाने की बजाय, आप ना थोड़ा एक डिफरेंट नज़रिए से अपनी सास को समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर बहुत सारे इमोशनल वाउंड्स हैं, उसकी इमोशन रेगुलेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी कभी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई कि अगर किसी ने हर्ट किया तो रिएक्ट करने या सप्रेस करने की बजाय उसे चैनलाइज करके या बात करके रिलीज़ भी किया जा सकता है। उसको पता ही नहीं
कि कैसे ट्रॉमा इफ़ेक्ट करता है, या ये सारी नेगेटिव कंडीशनिंग हमें अननेसेसरी इनसिक्योर फील कराती हैं, फियरफुल फील कराती हैं, हमें डोमिनेंट मैनिपुलेटिव बना देती हैं। उसको ये सारे इमोशंस की अवेयरनेस नहीं है, उसको इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स आती नहीं है, उनकी कभी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। उनका जो एजुकेशन लेवल है, जो उनका सर्कल है, जो उनके पास इन्फ्लुएंस है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। आप लेकिन आज के ज़माने की हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। हो सकता है आपकी सास भी पढ़ी लिखी हो, दुनिया की नज़रों में वो पढ़े लिखे होने की वजह से समझदार कैटेगरी में आती हो, लेकिन फिर भी वो बहुत ही मेचोरिटी वाला बिहेवियर कर रही हो। पर जब कोई इंसान अंदर से वोंडेड होता है, जब कोई इंसान नहीं जानता इमोशंस को रेगुलेट करने की स्किल्स, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है आसपास के अपने लोगों से, बिलीफ से, कल्चर से, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, पेनफुल मेमोरीज़ वगैरह होती हैं, तो वो इंसान पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी रियलिस्टिक वे में नहीं सोच पाता, उसके इमोशंस उसे कंट्रोल कर लेते हैं और डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर रैशनल ब्रेन, जो कि सही रियलिस्टिक मीनिंग निकाल कर दे सकता है, वो उतना काम नहीं करता, क्योंकि इमोशंस की नेचर कंट्रोलिंग होती है। तो ऐसे में आप क्या करें? आप सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ से बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करें। जो भी आपके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो। आप उसको अपना कॉम्पिटिटर, एनिमी ना माने, क्योंकि आप बहू हैं और वो आपके पति की माँ है। मतलब आप उस घर की बहू हैं और अपने जो घर का एक मेन आदमी है, जिसके रिलेशन में आप पत्नी हैं, वो माँ है। वो कोई ना बांटने वाली चीज़ नहीं है कि आप उसके 2 टुकड़े कर लेंगी, एक तुम रख लो और एक मैं रख लूँगी। वो एक जीता जागता इंसान है, तो उसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसे धर्म संकट में नहीं डाला जा सकता कि वो या तो सास का होके, यानी कि अपनी माँ का होके रह जाए, या फिर पूरा का पूरा मेरा हो। ये बिल्कुल ऑल और नन वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। रिश्तों में एक बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि एक आदमी पति का भी रोल निभाएगा, एक आदमी भाई का भी रोल निभाएगा, एक आदमी बेटे का भी रोल निभाएगा, कल को बाप का भी रोल निभाएगा। तो उसे किसी एक रोल में बांधा नहीं जा सकता। तो ये समझे, और अपने पति की सुख शांति के लिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए, घर में सुकून समृद्धि के लिए, अच्छी सबकी सेहत के लिए आप बड़ा दिल रख के थोड़ा अपनी सास को समझने की कोशिश करें। ये सोचने की बजाय कि वो पहले मुझे समझे, आप पहले उन्हें समझने की कोशिश करें, और ये समझें कि मुझे पूरी तरीके से अपने पति को अपने कंट्रोल में नहीं करना। इसका मतलब कोई अच्छी मैरिड लाइफ या ऐसा नहीं है कि मैंने विजय पाली तो मेरे को सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। अगर आपने अपने पति को किसी भी तरीके से अपनी तरफ कर भी लिया और उसकी माँ से पूरी तरह से दूर कर लिया, तो वो तब भी खुश नहीं रहेगा। और कल को आप भी माँ बाप बनेंगे, और कल को आप जिस बच्चे को इतनी उम्मीदों से पालेंगे, उसे परवरिश देंगे, उसे अपने खून पसीने पैसे हर चीज़ से उम्मीदों से सींचेंगे, कल को कोई आपको उस बच्चे से दूर कर दे तो आप पर क्या बीतेगी। तो ये तो कोई सही सोल्यूशन नहीं होता कि लड़ भिड़ के अलग हो जाओ, अनलेस कि बिल्कुल ही आपकी जान पर बनाई है और बहुत ही ज़्यादा सामने वाला ऐसा पर्सनैलिटी है कि वो आपका जीना ही माहौल कर रहा है। एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, बट इन जनरल जो आजकल छोटी छोटी बातों पर न्यूक्लियर फैमिली बना लेते हैं लोग, टॉलरेंस पावर, पेशेंस पावर सब चली गई है, बस फ्रीडम के नाम पर अलग रहना है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले ये समझें, और जो भी शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट है उसमें मदर इन लॉ के साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप ना उसके बिहेवियर क्लूज़ को नोटिस करते हैं, उसकी सोच को, उसके काम करने के तरीके को, बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं जब कोई इंसान के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसे समझते हैं। कब आपकी मदर इन लॉ खुश होती है, कब वो थोड़ा सा ऑफ हो जाती है, कहाँ वो एकदम एडवाइस देने लगती है, कहाँ वो एकदम से आपको ऑब्जर्व करने लगती है, आपको कॉपी करने लगती है, कहाँ उसको आपका सपोर्ट अच्छा लग रहा होता है, कहाँ आपकी कौन सी बातें हैं ऐसे जिससे कि वो थोड़ा सा ऑफेंडेड फील करती है। जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसे समझने में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो आप उसे बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसे बेटर हैंडल कर पाएंगे। आप उसके ट्रिगर्स पकड़ पाएंगे, आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पकड़ पाएंगे। तो पॉजिटिविटी को आप रीइंफोर्स करें, अप्रिशिएट करें, छोटे छोटे डिसीजंस में उन्हें इन्वॉल्व करें, उनके डिसीजन को, उनके ओपिनियन को वैल्यू करें, क्योंकि बड़े लोगों को ना वैल्यू चाहिए होती है। आप जब उनके जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर जो आपको एडवाइस दे रहे हैं उसे एडमायर करेंगे, आप जो है ना उनसे एक अच्छा बॉन्ड, उनको इम्पोर्टेंस देंगे, वैल्यू फील कराएंगे, तो वो ना आपसे एक प्यार के बॉन्ड में आ जाएंगी। फिर वो आपको स्पेस देना शुरू कर देंगे, प्यार देना शुरू कर देंगे। आप उनको बहुत बार माँ जैसा फील कराएं। अगर वो
डांट भी रही हैं, किसी बात पे नाराज़ भी होकर बैठ गई हैं, तब भी आप उनके पास जाएं, खाना लेके बैठें, बात करें, और वो थोड़ा सा एटीट्यूड भी दिखाएं, तभी भी आप ये मानते हुए कि माँ भी तो ऐसा ही करती है, ये सासू माँ है, ये भी ऐसा कर रही है। तो धीरे 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 आपकी अगर पत्थर दिल सास भी होगी ना, तो वो भी पिघलना शुरू हो जाएगी, उसको भी आपसे ममता होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्यार एक ऐसा मैजिकल हीलिंग पावर रखता है कि वो पत्थर को भी मोम बना देता है। बस इसमें ना थोड़े से टाइम एफर्ट लगते हैं, आप कर तो देखिएगा, ये होता है। धीरे धीरे आप अपनी सास से फिर उसके पास्ट के बारे में बात करें कि जब वो नई नवेली बहू बनकर आई थी, उसके साथ कैसा बर्ताव होता था, उसे लोग कैसे ट्रीट करते थे, उसे क्या सुनने को मिला था, आपको पता चलेगा उसकी कंडीशनिंग। धीरे धीरे फिर आप उसके बचपन में जाएं, आपको पूरा का पूरा ना एक खुली किताब की तरह आपकी सास समझ में आ जाएगी, और फिर आप उसके अंदर के वुंड्स को हील करने की कोशिश करें, उसे कॉन्फिडेंस दें, उसे अच्छे से तैयार होने का कॉन्फिडेंस दें, उसे नई नई चीज़ों को सीखने का कॉन्फिडेंस दें। धीरे 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 उसके साथ एक ऐसा फ्रेंडशिप बॉन्ड क्रिएट कर लें जिससे वो हील हो जाए। आप उसके लिए एक हीलर का रोल निभाएं, क्योंकि अगर वो हील होगी तो घर के कलेश कम हो जाएंगे, वो हील होगी तो आपके पास मानसिक सुकून आएगा, आपके पास एक बहुत बड़ी सपोर्ट आ जाएगी। और जो इंसान अंदर से अपने ज़ख्मों को भरना शुरू कर देता है, क्योंकि इमोशनल वाउंड्स फिज़िकल वाउंड से भी ज़्यादा पेन क्रिएट करते हैं, तो जब इमोशनल वाउंड्स को आप हील करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे वो जो सब चीज़ें उनको नहीं मिली, उनसे मिस हो गई, उनको वो खुशियाँ देना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपसे इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाएगी, इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाएगी कि आप पर पूरी अपनी जान ही निछावर कर देगी, प्यार करेगी आपको बहुत ज़्यादा, अपने बेटे से भी ज़्यादा आपको वैल्यू करने लगेगी, और बहुत ही ज़्यादा प्यार करके आपका कितना आपकी तरफदारी करने लगेगी। इस हद तक वो आपके प्यार में हो जाएगी, क्योंकि उसे पहले कोई ऐसा समझने वाला ही नहीं मिला, उसे कोई ऐसा कंधा ही नहीं मिला जिस पर वो सर रख कर सुकून से अपनी बात कह सके, इसके सामने कुछ बातें ऐसा कर सके। अब ये एक दिन में नहीं होगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे ना, तब आप महसूस करेंगे कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। आप देखें कि अगर कुछ खास रिलेटिव्स का उस पर इन्फ्लुएंस होता है, या जहाँ पर आप लोकेलिटी में रहते हैं आपके कुछ कास्ट कल्चर का इस तरीके का इन्फ्लुएंस है, तो धीरे धीरे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस देकर उन्हें साइको एजुकेट करें, उन्हें रियलिटी चेक दें कि जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में हैं वो उनकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, घर के एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहे हैं, बॉन्ड को ख़राब कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी इस कंडीशनिंग को, उनके इन्फ्लुएंस को, उनके बिलीफ को, उनके उन टॉक्सिक लोगों से बॉन्ड को धीरे धीरे ब्रेक करें। जिस तरीके का आपको लगता है कि वो सीरियल्स वगैरह इस तरीके से दिखती हैं जिससे कि उनकी नेगेटिव कंडीशनिंग हो रही है, तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए उनको और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। जब आप उनको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगी तो बहुत हेल्प होगी। उनके इमोशंस को रेगुलेट करने की स्किल्स उन्हें सिखाएं, उन्हें योगा मेडिटेशन में अपना एक बडी बनाएं, उनके साथ बैठकर कुछ अच्छे प्रोग्राम्स को एंजॉय करें, उन्हें टाइम दें। जब आप ये सारी चीज़ें मेहनत करेंगी ना, तो अगर उनके अंदर इमोशंस सप्रेस्ड होंगे तो वो रिलीज़ हो जाएंगे, वो इमोशनल वाउंड्स जो होंगे वो हील हो जाएंगे, उन्हें अपने इमोशंस को चैनलाइज करना आएगा। उनके ऊपर से कोई भी इन्फ्लुएंस होगा, चाहे वो टीवी सीरियल्स का हो या रिलेटिव्स का हो, वो कम होना शुरू हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके रूप में उनको ना एक ऐसा इंसान मिल गया है जो समझ रहा है। और जब हम ह्यूमंस एक्सेप्टेड और अंडरस्टूड फील करते हैं, जब हमें कोई अप्रिशिएट करने वाला, सपोर्ट करने वाला जाता है, ना कि हमारी पोजीशन छीनने वाला, तो हम नेचुरली उस पर इमोशनली डिपेंडेंट भी हो जाते हैं और उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। आप कभी भी अपनी सास से पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश ना करें कि अब मेरी चले, घर में क्या सब्जी बनेगी, किस तरीके से घर सजेगा, हर चीज़ मेरी चलेगी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या देना लेना, ये सब नहीं। बल्कि अच्छा है आपके सर से रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, ये सास को ही कॉन्फिडेंस दे कि आप ही इस चीज़ का मैनेजमेंट करें। आप तो बस उनको सपोर्ट करने के लिए हैं यहाँ पर। जो चीज़ें वो ऑलरेडी अच्छी कर रही हैं, आप उसी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, और जो चीज़ें आज नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, जो चीज़ें आपको भी आती हैं, तो वो आप उनकी ब्लेसिंग से, प्यार से और अच्छा करेंगे। और आफ्टर ऑल आपका मोटिव क्या है? उन्हीं की इज़्ज़त को और आगे बढ़ाना, उन्हीं के घर परिवार को जिसकी शुरुआत नींव उन्होंने डाली थी, उसी को और फलना और फूलना।
जब आप उन्हें ये कॉन्फिडेंस देंगे कि अगर आप कोई नया तरीका भी अपना रही हैं तो उसके पीछे मोटिव यही है कि उन्हीं का बनाया हुआ ये आंगन और खुशियों से भर जाए, उन्हीं का बेटा और सेहतमंद हो जाए, खूब फाइनेंशियल तरक्की करे, उन्हीं के पोता पोती और अच्छे माहौल में रहें, उनके खूब अच्छे कर्म हो और वो बहुत सेहतमंद रहें, खुश रहें, उनकी ब्लेसिंग्स बनी रहें। तो सब चीज़ें जब आप इस तरीके से उनको साइकोलॉजिकली बहुत पॉजिटिवली टैकल करेंगी तो आपकी मदर इन लॉ से आपका बॉन्ड एकदम ऐसा हो जाएगा, कभी सहेली की झलक दिखाई देगी तो कभी माँ बेटी के रिश्ते की झलक दिखाई देगी, और सास और बहू के बीच की जो दूरी दरार है वो सब भर जाएगी। आप ऐसा कर कर तो देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारी सास एक इतनी इम्पॉर्टेंट फिगर होती है हमारी ज़िंदगी की कि उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल इतनी ज़्यादा बड़ी है जैसे कि हम लोगों को अच्छी तरीके से खुशहाल जीने के लिए ना भोजन पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल इस तरीके से। जिन लोगों की सासों का सपोर्ट होता है उनसे जाकर पूछिए। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊँ, मेरी सास मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार देती है। हम लोगों ने अपनी आपस की ऐसी बॉन्डिंग बनाई, जो मैंने आपको बताया ना, उस तरीके से मैंने शुरुआत में अपनी सास को 20 साल पहले समझना शुरू किया और कुछ ही महीनों में हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया और वो बॉन्ड हम 20 साल से जी रहे हैं। घर में खुशहाली है, तरक्की है, सब संपन्नता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्योंकि यकीन मानिए, आप एक बेटे को उसकी माँ से अलग रखकर कभी उसे खुश नहीं रख सकते। और यहाँ पर कर्मों का लेखा जोखा का भी मैं जिक्र ज़रूर करूँगी। अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो आपके पास आपके रॉन्ग कर्मास किसी न किसी रूप में लौट कर आएंगे। तो हमें ये समझना है कि हमें रिश्तों को मजबूत बनाना है। हम भारतीय हैं, रिश्तों में हमारी खूबसूरती है, मजबूती है, और हम हर संभव कोशिश करते हैं अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने की। अगर किसी वजह से भी कुछ बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला तो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है और आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपके घर का एनवायरनमेंट ख़राब होने की वजह से सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, तो फिर अपने हस्बैंड से आराम से बात कर फिर एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करें जहाँ पर आपको लगता है कि ज़रूरी हो गया है ये बाउंड्री क्रिएट करना, और फिर उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट करें, बट हार्श तभी भी ना हो। क्योंकि जो इंसान समझने की भी पोजीशन में नहीं है, सोचो वो कितना मानसिक तौर पर बीमार होगा। उसके अंदर बिल्कुल सूझबूझ सद्बुद्धि नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो दया का भाव तभी भी रखें, पर अपने आप को भी बचाएं। सो माय डियर वंस, आज सास बहू के रिश्ते को एक नज़र से एक्सप्लोर किया है। इसके बहुत सारे नज़रिए हैं, मैं बहुत सारी बातें करूँगी क्योंकि ये हर घर की प्रॉब्लम है। तो आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिख देना कि आप डे टू डे बेसिस पर अपने रिश्तों में, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, बच्चों से हो, क्या हो, कैसे कैसे जो है ना आप चैलेंजेस फेस करते हैं। चाहे वो रिश्ता देवरानी जेठानी का अच्छा बनाना हो, ननंद भाभी का हो, कोई भी हो, आप लिख दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं जल्दी जल्दी सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर दूँगी आपके लिए। और आपका इतना प्यार मुझे मिलता रहता है ना, ये मुझे बड़ा सुकून का एहसास देता है, मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल सजा देता है। तो अपना प्यार फिर से देना मुझे, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप KJ Talks को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इंग्लिश में कंटेंट देखना चाहते हैं तो कशिका केयर्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना खास ख्याल रखना।